हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट, यूपी टेट, यूपी टीपीएससी एंड यूपीपीएससी में आने वाले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आने वाले क्वेश्चन। और जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव एनर्जी यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा। तो आइए शुरू करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा से आए हुए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 से लेकर के 2024 को घोषित किया था सबके लिए सतत ऊर्जा दशक यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड। ये सबके लिए किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था और इसका जो समय है वो है 2014 से 2024। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। फिर अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दीव, दमन दीव, जो अभी मर्ज हो चुका है। तो ये 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला यूटीज़ है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक ज़रूरत किसकी होती है? तो आवश्यकता है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता यानी कि टेक्नोलॉजी की। फिर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, यानी ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे हम बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो वो स्रोत होता है सौर ऊर्जा। सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन किसके उदाहरण है? तो ये हैं नवीनीकरणीय के, यानी इनसे हम बार बार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कभी ना ख़त्म होने वाली है, पवन ऊर्जा भी कभी ख़त्म नहीं होगी, ज्वारीय या पनबिजली ये कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जा के संसाधन नहीं हैं। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है नवीकरणीय ऊर्जा। कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण रहित ऊर्जा है तो वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त हमें होती है सूर्य से। फिर अगला प्रश्न है, जैविक मात्रा में उपयोग की जाती है। तो जैविक मात्रा में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है सोलर एनर्जी का। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो वो है फोटोवोल्टेइक टेक्निक। इसके द्वारा जो सूर्य का प्रकाश होता है इसे सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। तो दैट इज सोलर सेल। देखिए, जो सौर सेल होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। पेट्रोलियम उत्पाद को अगर बर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ पोल्यूशन होगा, वन उत्पाद से भी धुआं वगैरह होता है, नाभिकीय विखंडन में भी एक लार्ज अमाउंट में स्मोक बनता है। तो पर्यावरण के लिए जो सर्वथा अनुकूल है वो है सोलर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो किसी की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, यानी जिसमें जीवन हो और एक समय के बाद जब उसमें जीवन समाप्त हो जाए और इसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो होते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन जो यूरेनियम है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में होता है। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है तो वो होती है नाभिकीय ऊर्जा। जब परमाणुओं को संयोजित किया जाता है या उन्हें विखंडित किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन हो या फिर इन्फ्यूज़न हो, दोनों ही प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कौन करता है? तो वो करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फ्यूल होता है और इस हाइड्रोजन से किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था।
वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हाइड्रोजन ही सबसे बेस्ट फ्यूल होगा, कारण हाइड्रोजन कभी भी समाप्त ना होने वाला ईंधन है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज़्यादा तत्व उपस्थित है तो वो है हाइड्रोजन, और इसके बाद है हीलियम। इवन पानी में भी विघटन करके हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। इस वजह से जो भविष्य का ईंधन है वो है हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट का मतलब होता है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला, खनिज तेल, गैस, जल, विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो माना जाता है जल विद्युत को। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वो है सोलर पावर यानी कि सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है, यानी जैव ईंधन क्या होता है इसके बारे में जो कथन सत्य हैं वो है कि जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं। बिल्कुल, जो जैव ईंधन होते हैं वो पारिस्थितिकी के बिल्कुल अनुकूल होते हैं। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही है। और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, यानी मक्का का भी प्रयोग फ्यूल के रूप में किया जा सकता है, भविष्य में किया जाएगा। तो जैविक ईंधन का मतलब है कि ये पर्यावरण के अनुकूल होंगे, ये संकट, ऊर्जा संकट के समय समाधान में योगदान दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो मक्का है इससे भी जैविक ईंधन बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है बायोडीजल की फसल क्या है? तो वो है जैट्रोफा। जैट्रोफा का मतलब होता है रतनजोत, जो हम लोग अपने घरों में सब्जी के मसाले में प्रयोग करते हैं उसको रतनजोत के नाम से जाना जाता है और उसी को जैट्रोफा के नाम से बुलाया जाता है। तो जो जैट्रोफा होता है ये भी एक प्रकार का बायोडीजल है, यानी इसका भी प्रयोग डीजल के रूप में किया जा सकता है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में करते हैं। इवन जो अल्कोहल होती है इसमें बड़ी मात्रा में होता है इथेनॉल। इस तरीके से जो अल्कोहल है वो भी एक प्रकार की ईंधन होती है। तभी हमारे शरीर में अगर ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल चली जाती है तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके जलने का डर होता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, और जो एथिल अल्कोहल होता है उसे हम ग्रीन फ्यूल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पाइन, करंज, फर्न से भी किण्विणीकरण कर यानी कि फर्मेंटेशन कर इथेनॉल प्राप्त किया जाता है, और इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। जिसकी खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है वो है मक्का, यानी मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है। जैट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे क्या हैं? तो वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये सारी चीज़ें नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत शामिल होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस को कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में हुआ है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यहीं पर 2015 में अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के तमाम देशों को ये सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम लोग सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली अगर कोई चीज़ है तो वो है सोलर एनर्जी। इस वजह से मोदी जी की रिकमेंडेशन पर भारत में इसी के समय अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का हेडक्वार्टर बनाया गया गुड़गांव में, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच 121 देशों का एक समूह जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में उन्हीं देशों को शामिल किया गया है जो कर्क और मकर रेखा के बीच हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को सूर्य ऊर्जा मिलती है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश हैं, और इन देशों की संख्या है 121। फरीदाबाद हरियाणा, जिसको जहाँ पे जगह है गुरुग्राम, वहीं पर ISA का सचिवालय है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस, बायोमास का
दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही है, तो वो है बायोमास गैसीकरण। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय यानी कि सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन क्या सही है? तो नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी, इनका उपयोग कर गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है, यानी कि डीजल की जगह। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो नारियल का ऊपर का आवरण होता है, मूंगफली के छिलके होते हैं, धान की भूसी होते हैं, तो इनको भी जनसेट में एज आ डीजल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। बायोगैस में अप्रत्यक्ष रूप से क्या मिलता है? तो वो मिलती है सौर ऊर्जा। फिर प्रश्न आता है कि फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है कि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है, ना कि दहन के माध्यम से। तो ये विद्युत का जो फ्यूल सेल होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होगा, ना कि कंबशन के माध्यम से। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है किस रूप में? तो डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के रूप में। जो फ्यूल सेल होते हैं इसमें डायरेक्ट करंट के द्वारा धारा उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए उत्तरदायी है? तो कोयले में सल्फर की उपस्थिति के लिए। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय यानी कि सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का सस्टेनेबल सोर्स समझी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो क्या करती है? तो वो करता है MFC यानी कि सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। भारत में जैविक डीजल के उत्पाद के लिए जेट्रोफा कार्कास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी एक उत्तम विकल्प के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं तो गंगा के डेल्टा में। पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, तो ऐसी ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करें तो वो हिमालय है, खंबात बेसिन है, सोनाटा है, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी। इसमें जो खंबात बेसिन है इसी को हम सोनाटा, खंबात बेसिन में नर्मदा ताप्ती नदियाँ जाकर के गिरती हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो है वो भूतापीय ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। जैव मूल एस्फाल्ट यानी कि बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है तथा बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थिति के अनुकूल होती है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। तो ये विकल्प है गैर पेट्रोलियम आधारित उत्पादों का।